अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हैदराबाद अपने आप में एक ब्रांड है, हम इस शहर को गेटवे ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर देंगे तरक्की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का 17 सितंबर के मौके पर परचम कुशाई के बाद बाग़ आमा में खिताब। कविता की इंजमाम हैदराबाद के हवाले से मुनक़दा तकरीब में शिरकत। कहा बीजेपी 17 सितंबर का कर रही है इस्तेहसाल, कांग्रेस पर भी की तनकीदें। तेलंगाना में 4 IAS अहदेदारों के तबादले। सरफराज अहमद हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के तलबा से बहुत वादे किए, लेकिन इसको पूरा करने से कासिर है। 13 लाख तलबा को परेशानी, तलबा की स्कॉलरशिप भी जारी नहीं की गई। राहुल गांधी मुदाखलत करें, साबिक़ा वज़ीर KTR का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 75 साल के हो गए, ट्रंप समेत अहम शख्सियात ने दी मुबारकबाद। और गाज़ा के रिहायशी टावर्स के मुज़ाहमती मक़ासद के लिए इस्तेमाल किए जाने के इल्ज़ामात खुला झूठ हैं। हमास ने इसराइली फ़ौज के इल्ज़ामात से किया इनकार। ताज़ा इसराइली हमलों में 12 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद अपने आप में एक ब्रांड है, हम इस शहर को गेटवे ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर तरक्की देंगे। हमारा निशाना है कि साल 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज 17 सितंबर को हैदराबाद के पब्लिक गार्डन आंबली में यौम इंज़माम तेलंगाना के मौके पर सरकारी तकरीब से खिताब के दौरान ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लिए गोदावरी का पानी लाया गया और शहर को आलूदगी से पाक किया जा रहा है। मूसा नदी के किनारे बसने वाले गरीब आवाम को बेहतर तर्ज ज़िंदगी और रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए जाएंगे। ఈనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాను. బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే జనాలు జపాన్ వైపు చూస్తారు. జపాన్ తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు గుజరాత్కు తీసుకెళ్ళారు. నేను అడిగిన ప్రధానమంత్రి గారిని మాకు కూడా బుల్లెట్ ట్రైన్ కావాలి, సౌత్లో ఉండే నగరాలకు కనెక్టివిటీ పెరగాలని. మొన్న జరిగిన ప్రభుత్వ సమీక్షలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చిండ్రు. ఈనాడు ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి అమరావతి నుంచి చెన్నైకి బుల్లెట్ ట్రైన్, అదేవిధంగా ఫ్యూచర్ సిటీ నుంచి బెంగళూరుకు బుల్లెట్ ట్రైన్, బెంగళూరు నుంచి చెన్నైకి బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రతిపాదనలు ఈరోజు మన ముందు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో ఎక్స్ప్రెస్ గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేలే కాదు, వాటితో పాటు బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా ఈరోజు మనకు రాబోతుంది. ఇవన్నీ కూడా గ్రోత్ ఇంజన్లుగా మారబోతున్నాయి. అందుకే ఈ SLBC టన్నెల్ పూర్తి చేసే క్రమంలో మొన్న ప్రమాదం జరిగి కొంతమంది కార్మికులు చనిపోయినారు. ఆ కార్మికుల కుటుంబాలకు 25 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వడమే కాకుండా తిరిగి ఆ పనులను ప్రారంభించడానికి SLBC టన్నెల్ని 2027 డిసెంబర్ 9లోగా పూర్తి చేసి తెలంగాణ రైతాంగానికి అంకితం చేయాలని, నల్గొండ ఫ్లోరైడ్ బాధితులను ఆదుకోవాలని ఒక సంకల్పంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాం. నిన్నగాక మొన్న కురిసిన అత్యధిక వర్షాలు, క్లౌడ్ బస్ట్ వల్ల పేదల జీవితాలు అతలాకుతలమే కాదు, పేదలు మూసీ నదిలో కొట్టుకుపోయినారు. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने भी इंजमाम हैदराबाद के हवाले से मुनक़दा तकरीब में शिरकत की और कहा कि बीजेपी 17 सितंबर का इस्तेहसाल कर रही है और उस पर सियासत कर रही है। तेलंगाना जागृति के दफ्तर में यौम इंजमाम हैदराबाद की तकरीब से खिताब में कविता ने कहा कि 17 सितंबर तेलंगाना के हिंदुस्तान में शामिल होने और गंगा जमनी तहजीब को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि 1948 में निज़ाम ने खुद इंजमाम का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी इस दिन को यौम नजात के तौर पर पेश करते हुए अवाम में फ़िरक़ावारियत को बढ़ा रही है। कविता ने कहा कि निज़ाम के ऐलान के बावजूद ऑपरेशन पोलो के नतीजे में हज़ारों बेगुनाह लोग मारे गए। कविता ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तारीख़ को मसख़ करते हुए अवाम को मजहब की बुनियाद पर तक़सीम करने की कोशिश कर रही है। అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ అఫీషియల్గా ఒక రాష్ట్రంలోకి వచ్చి ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా ఆ రాష్ట్ర చరిత్రను వక్రీకరించే విధంగా ఇక్కడికి వచ్చి తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం అని గత 3 సంవత్సరాలుగా మన తెలంగాణ ప్రజల మీద రుద్దేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దాని మీద ఖచ్చితంగా మనం పోరాటం చేయాలి. ఆనాడు 2023లో కరెక్ట్ ఎలక్షన్ల ముందు సెప్టెంబర్లో వచ్చి ఈ సడన్ ప్రకటన చేసి వాళ్ళు తెలంగాణ విమోచన అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. నేను ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, మీరు ఇంకా ఎక్కడ రాష్ట్రాలలో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు? ఎందుకు తెలంగాణలో రెచ్చగొట్టడానికి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు? వేరే ఏదైనా రాష్ట్రాలలో పోయి ఆ రాష్ట్ర చరిత్రను వక్రీకరించడానికి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారా అని చెప్పి నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా. మరి 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే
కనీసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక లేఖ కూడా ఎందుకు రాయలేదని ఈ సందర్భంగా నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. 2023లో ఎప్పుడైతే బీజేపీ తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి చేస్తామని చెప్పి ఆనాడు కేసీఆర్ గారిని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి గారిని అందరినీ కూడా ఆ కార్యక్రమానికి ఇన్వైట్ చేస్తే కేసీఆర్ గారు ప్రొటెస్ట్ చేసిండు. ఇది కరెక్ట్ కాదు, మా చరిత్రను వక్రీకరించొద్దు, నేను ఈ కార్యక్రమానికి రాను, మీరు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు మా రాష్ట్రంలో చేయొద్దు, ఇది ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకమని కేసీఆర్ గారు ఆనాడు వెళ్ళలేదు. దానికి కౌంటర్గా ఆనాడు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం, నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ డే లాగా సెప్టెంబర్ 17ను సెలబ్రేట్ చేయాలి. మన తెలంగాణ సంస్థానం హైదరాబాద్ స్టేట్ మొత్తం కూడా ఇండియన్ యూనియన్లో విలీనమవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని రాచరికం నుంచి ప్రజాస్వామ్యం వైపు, మొనార్కీ టు డెమోక్రసీ ట్రాన్సిషన్గా చూసినంత తప్పితే అది రిలీజియస్ ఫైట్ కాదు అనే విషయాన్ని అందరం కూడా గమనించుకోవాలి. रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की नई तालीम पॉलिसी के डिज़ाइन का आज जायजा लिया। उन्होंने इजलास के मौके पर कहा कि वो ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है कि तेलंगाना में गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को आला मेयारी तालीम मिले। तालीमी पॉलिसी में बुनियादी तब्दीलियाँ और इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुजवज़ा नई तालीमी पॉलिसी महज तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने के लिए नहीं, बल्कि इसे गुर्बत के ख़ात्मे के लिए डिज़ाइन करना चाहिए। माज़ी में उस्मानिया और काकतिया यूनिवर्सिटियों ने तालीमी शोबे में कलीदी रोल अदा किया। हर साल 1,10,000 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग तकमील कर रहे हैं, इनमें से सिर्फ 15% नौकरियां हासिल कर रहे हैं। इस मसले की वजह मेयार और महारत की कमी है। रेवंत ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी बनाने के लिए दानिशवरों और माहिरीन तालीम की तजावीज़ और मशवरे ले जाएँ। इस पॉलिसी को मुल्क के तालीमी निज़ाम के लिए एक मॉडल बनाया जाए। रेवंत रेड्डी ने मीटिंग में कहा कि 73 लाख नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल फराहम करना उनका मिशन है और पहली क्लास से लेकर 12वीं तक बुनियादी तब्दीलियाँ ज़रूरी है। ज़्यादा इजलास में मलसी कोदंडराम, के केशव राव, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राम कृष्ण राव और दीगर ने भी शिरकत की। तेलंगाना में आला अहदेदारों के तबादले हुए। चीफ सेक्रेटरी ने 4 ऐसे अहदेदारों के तखर्रुरात तबादलों के अहकाम जारी किए। NVS रेड्डी को रियासती हुकूमत का मुशीर बराए शहरी ट्रांसपोर्ट मुकर्रर किया गया। वो 2 साल तक ओहदे पर रहेंगे। उन्हें HMRD की जिम्मेदारी से सुबुकदोश किया गया, जबकि हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी सरफराज अहमद को दी गई। सराशती ऊर्जा को महकमा ख़वातीन और अतफाल बहबूद की डायरेक्टर बनाया गया। कृष्णा आदित्य को SC गुरुकुल स्कूल के सेक्रेटरी का अहदा मिला और कोटा श्रीवास्तव को HMDA की सेक्रेटरी की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा इमराज रेड्डी को हैदराबाद का चीफ राशनिंग ऑफिसर और राजेश्वर को आदिलाबाद का एडिशनल कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि इक़्तिदार संभालने वाली कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के तलबा से बहुत वादे किए, लेकिन इससे पूरा नहीं किया जा सका। 13 लाख तलबा को परेशानियां हैं क्योंकि कॉलेज में तलबा के 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नुकसान हुए। तलबा की स्कॉलरशिप पर अमलावरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से 13 लाख तलबा के ख़ानदानों को कॉलेज इंतज़ामिया ने हिरासा किया। हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मुदाखलत चाहते हैं। उन्होंने भी कहा कि कॉलेजों को 2,000 करोड़ रुपये फौरी तौर पर जारी करने की ज़रूरत है। Government which took office in 2023 had made so many promises to the students of Telangana. Today they are unable to keep up even the basic promises. 13 lakh students are suffering because more than 8,000 crores of rupees are due to the students and to the colleges. Now the scholarships are not being given, the fees reimbursement is not being implemented, as a result of which today 13 lakh student families are being harassed by the college managements. We demand answers from Rahul Gandhi ji and the Congress party because they had promised the moon. They said 5 lakh Vidya Bharosa card would be given. Today भरोसा तो गया, आज कम से कम जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसकी अमलावरी ठीक नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी को इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। कम से कम 2,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए, ताकि आज जो कॉलेजेस ने इंडेफिनेट स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया, इसको लेकर 13 लाख स्टूडेंट परेशान है। इसका अगर कुछ राहत मिलना है तो जल्द से जल्द 2,000 करोड़ हुकूमत की तरफ से रिलीज करें कॉलेज को, ये हमारी रिक्वेस्ट है, डिमांड भी है। 3 मार्च मौलाना ने आज हैदराबाद में एक नई पार्टी का आगाज़ किया। पार्टी का नाम तेलंगाना राज्य अधिकारी पार्टी है। मौलाना ने कहा कि ये पार्टी बुनियादी तौर पर पसमानदा तबकात और गरीब लोगों के लिए बनाई गई है। वो उन्हें इज़्ज़त नफ्स, ताकत और सियासत में मुनासिब हिस्सा देना चाहते हैं। पार्टी परचम में सुर्ख और सब्ज़ रंग को शामिल किया गया। सुर्ख का मतलब जिद्दोजहद और सब्ज़ का मतलब किसान बताया गया है।
तेलंगाना में रोशन डीलर्स ने हुकूमत के रवैये से तंग आकर 1 अक्टूबर से रियासतगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि अप्रैल से सितंबर तक 6 महीनों के बकाया जो तकरीबन 100 करोड़ रुपए होते हैं, हुकूमत ने अब तक अदा नहीं किए। डीलरों का इल्ज़ाम है कि याद आने के बावजूद हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया और महीने उन्हें अपने खर्च से ही राशन तकसीम करना पड़ा, जिसके बाद किराया, मजदूरी और दीगर अखराजात मुश्किल हो गए। राशन डीलरों के मुताबिक कमीशन के लिए मरकज़ी हुकूमत ने अपना हिस्सा यानी 37 करोड़ रुपये जारी किए, लेकिन रियासती हुकूमत ने अपने हिस्से की रकम नहीं दी, जिसकी वजह से पूरा फंड रुक गया। अप्रैल से अगस्त तक 75 करोड़ और सितंबर के 25 करोड़ रुपए बकाया हैं। डीलरों ने कहा है कि क्या रियासती हुकूमत के पास महज 37 करोड़ रुपए भी नहीं बचे। रोशन डीलरों ने खबरदार किया कि अगर फौरी अदायगी न हुई तो वो न सिर्फ दुकान बंद करेंगे बल्कि अक्टूबर के महीने का चावल भी तकसीम नहीं करेंगे, जिसका रास्त असर गरीब खानदानों पर पड़ेगा। हरमकुंडा जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में कांग्रेस कायदीन ने BRS पार्टी पर तनकीदें की। जिला कांग्रेस सदर नायनी राजेंद्र रेड्डी, रुकन असम्बली और दीगर ने कहा कि अवामी फलाह के लिए कांग्रेस हुकूमत मुखलिसाना कोशिशें कर रही है, लेकिन BRS कायदीन अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश में है और कार्यक्रम करप्शन पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। दीगर कांग्रेसियों ने इल्ज़ाम लगाया कि अवाम की जानिब से मुस्तरद करदा BRS कायदीन अभी भी इख्तिदार के लालच में है। इस मौके पर MP कदीम कावी और दीगर कांग्रेस लीडरों के साथ कारकुनों की भी कसीर तादाद मौजूद थी। వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారు, లేకపోతే రాజ్యాంగం దాని ప్రకారం చూసి వాళ్ళు చేస్తారు। మీకు న్యాయం మీరు చేస్తానో సంసారం వీళ్ళు చేస్తానో వ్యభిచారమా? పట్టుకొని మాట్లాడుకుంటూ వీళ్ళు ఒక ఆనైతే నిన్న మొన్న చూసిన పోనీ ఆ క్యాండిడేట్ కూడా పట్టుకొని మాట్లాడి తిరిగి చేసినట్టే వాడు ఊరు గోక్కుంటే తిరిగేటోని పట్టుకొని వీళ్ళు ఏదో నెత్తిన పెట్టుకొని తిరుగుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు। ఓ పద్ధతి లేదు, ఓ పాడు లేదు। మీరు ఏది చెప్తే అదే, ఏది ఇంకా కూడా ఇంకా అధికారంలో ఉన్నాం అనుకుంటున్నారో తెలియదు, కానీ ఆ పద్ధతి మార్చుకోండి। మీరు చేసింది ఏంటిది? మీ యొక్క బతికేంటిది? మీరు ఎన్నడన్నా ఒక్కరోజు జిల్లా అభివృద్ధి గురించి పాల్పడి మాట్లాడినరా? ఎన్నడన్నా నిధులు రాష్ట్రం నుంచి జిల్లాకు తీసుకురావాలని ఖమ్మమో నల్గొండనో ఆన్నో ఈన్నో పాటుపడినట్టు మన జిల్లా నాయకులు ఎన్నడన్నా ఒక్కరన్నా, ఒకడు కబ్జాల కోసం అంటాడు, ఒకడు పార్టీని తిట్టడం। కాంగ్రెస్ పార్టీకి చరిత్ర ఉన్నది, మీకే ఉన్నది చరిత్ర? అసలు మీరు నెహ్రూ గారి ఆయంలా తెలంగాణని అందులో పాకిస్తాన్లకో అందులోకో ఇల్లు ఓన్ చేయకుండా రజాకార్ల నుంచి కాపాడుకొని పట్టుకొచ్చిన తెలంగాణని విలీనం చేసిన దానికి మార్పు వేషాలు వేసుకొని వీడి తిరుగుతూ అంటాడు। అసలు మీకు ఆ చరిత్ర ఉందా? మీరు అప్పుడు మీ పార్టీ అనేది పుట్టిందా? మా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మేము బ్రిడ్జులు కట్టినాం, ఆయకట్టలు కట్టినాం, గొలుసు చెరువులు పెట్టినాం। ఇలా నాగార్జున సాగర్ కానీ శ్రీశైలం కానీ ఇన్ని డ్యాములు కట్టినా ఇలా చెక్కు చెదరలే। మీరు నిన్నగాక మొన్న కట్టిన వాటికి చరిత్ర ఊలిపోయి అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థనే చిన్న భిన్నం చేసి తెలంగాణని సర్వనాశనం చేసి ఇవాళ కారు కూతలు కూసుకుంటా ఓ లంపెన్ గ్యాంగ్ తిరుగుతున్నారు। అప్పుడే ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి అన్నట్టు దాన్ని పట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద దుష్ప్రచారం చేసుకుంటా। నిజం కూడా లంపెన్ గ్యాంగే అది। వాళ్ళు ఎవరు చక్కగా ఉన్నాడు చెప్పాలో పోయింది అట్లే। ఆ రాష్ట్రంలో పొద్దుగాలైతే కేటీఆర్ అదే మాట్లాడుతుంటాడు, మీ అయ్య చేసి। चेयरमैन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने पेदावली में सूखत हैदराबाद के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की और मुल्क का कौमी परचम लहराया। इस मौके पर ज़िला अहदेदारान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के एहलकारों ने सिकंदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया। अपने मुआवजे और काम की हालत का हवाला देते हुए एहतजाजियों ने तनख्वाहों में इजाफे की मांग की। इस मौके पर एहतजाजियों ने नारेबाजी की और अपने हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। शहर हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाका पीरज़ादी गुलाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वीकर सेक्शन कॉलोनी में रेवेन्यू अहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के नाम पर गरीबों के मकान ढाने की कार्रवाइयाँ शदीद कशीदगी का बास बन गई। मुतासिर ने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी कांग्रेस कायदीन परमेश्वर करीम ने उनसे 3 लाख रुपये रिश्वत तलब की। गरीब घराने जो ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करते हुए गुजर बसर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 25 सालों से यह मुकीम है।
और एक छोटा सा मकान ज़िंदगी का उनके लिए वाहिद सहारा है। मुतासरा ख़ानदारों ने कहा कि रकम न देने पर हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की गई है और मेटपल्ली मंडल रेवेन्यू अहदेदारों को बुलाकर बुलडोज़रों से घर तोड़ने की कोशिश की गई। कार्रवाई के दौरान एक नौजवान ने खुदकुशी की भी कोशिश की और कहा कि अगर हमारा घर तोड़ा गया तो हम मर जाएंगे। मुतासिर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और कांग्रेस कायदीन गरीबों पर ही अपनी ताकत आजमा रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की। और बाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज 75 साल के हो गए। इस मौके पर मुख्तलिफ़ सियासी और हुकूमती शख्सियात ने ख़्वाहिशात पेश की और सेहत और तवील उम्र के लिए दुआ की। सरमिया मुर्मू ने मोदी को मुबारकबाद में लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यौम पैदाइश की दिली मुबारकबाद और नेक ख़्वाहिशात। आपने अपनी गैर मामूली क़यादत और मेहनत के ज़रिए कौम को बड़े मकासद हासिल करने का हौसला दिया। कांग्रेस सदर खड़गे ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद, खुदा उन्हें सेहत और तवील उम्र अता करे। राहुल ने भी मोदी को मुबारकबाद दी और कहा कि यौम पैदाइश की मुबारकबाद और अच्छी सेहत की दुआ। इन रहनुमाओं के अलावा दीगर वज़रा और शख्सियात ने भी मोदी को नेक तमन्नाएँ पेश की। लोकसभा स्पीकर और अमित शाह समेत कई सियासी शख्सियात ने भी मुबारकबाद दी। इसके अलावा आलमी कायदीन के दरमियान ट्रंप ने भी मोदी को सालगिरह की बतौर ख़ास मुबारकबाद पेश की। जवाब में मोदी ने ट्रंप से इजहार तशक्कुर भी किया। मुल्क में महंगाई और किसानों और अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करने पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। बिहार, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों का हवाला देते हुए कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी हुकूमत पर इल्ज़ामात आयद किए। सरेआम लूट आपके सामने हो रही है, फिर नारे दिए जाते हैं एक पेड़ मां के नाम। जमीन किसान के लिए, हम सब किसान या देहात के बैकग्राउंड से आते हैं, या इस पीढ़ी से नहीं तो पिछली नहीं तो उससे पिछली पीढ़ी से हैं, सब वहीं से। जमीन को किसान मां के स्वरूप मानता है और मां के आसपास पूरा कैंपेन चलाने में शर्म नहीं आती बीजेपी को। लेकिन मां स्वरूप जमीन, 1 रुपया उसकी कीमत लगाई उन्होंने। पेंसिल से साइन करवाए, जबरदस्ती साइन करवाए, धमकाकर साइन करवाए और उसके बाद उस साइन को पेन से ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया। इस तरह से वहां जमीनें ली जा रही। ये बहुत, एक तो हमने खुलासा किया 70,000 करोड़ का जो सीएजी रिपोर्ट में आया, ये उससे भी ज्यादा। ये 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट, लगभग 7 रुपए मान लीजिए। यही बिजली महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 4 या 5 रुपए में जाकर ये लोग बेचते हैं। तो बिहार के लिए ये अलग स्पेशल रेट क्या है? 6 रुपए 75 पैसे। ये सवाल हमारे हैं कि जब उत्तर प्रदेश में 4 रुपए हुआ, मध्य प्रदेश नहीं वो उत्तर प्रदेश है, और महाराष्ट्र में 3 रुपए हुआ, तो ये डबल इंजन की सरकार प्राइस को डबल क्यों कर देती? डबल से भी थोड़ा ज्यादा, अगर महाराष्ट्र से तुलना करें तो 3 रुपए का डबल 6 होना चाहिए, 6 रुपए 75 पैसे। ये इस तरह से लूटा जा रहा है, अपने दोस्त के लिए लूटा जा रहा है, बिहार को लूटा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं आपने ये किया, आपको पैसे की जरूरत पता नहीं कब खत्म होगी, कितना पैसा चाहिए, कहां रखेंगे, क्या करेंगे उस पैसे का। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हैं, चीन की कंपनियों से लेते हैं, सब कुछ देखा हमने। बिहार जैसे राज्य को, मैं उस राज्य को बीमार नहीं मानता, वो बीमार है नहीं, था नहीं, बीमार किया जाता है। इसी तरीके से बीमार किया जा रहा है उसको, और बीमारू का दर्जा दे देते हैं। फिर बिहार जैसे राज्य को आप जमीन छीनोगे, कोयला दोगे, पेड़ काटोगे, जबरदस्ती लोगों से जमीन ले लोगे, और उसके बाद उन्हीं लोगों को 6 रुपए 75 पैसे में वो बिजली बेचोगे। ये कहां का न्याय है? और बात करेंगे गज़ा फ़लस्तीन की। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने कहा कि ज़ालिम इसराइली फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से गज़ा शहर के रिहायशी टावरों के मुज़ाहमती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने के इल्ज़ामात खुले झूठ हैं, जिन्हें काबिज़ फ़ौज अपने जंगी जराइम पर पर्दा डालने और गज़ा की तबाही को जवाब देने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। काबिज़ इसराइल ने इस तर्ज पर इससे पहले रफ़ा, खान यूनुस और दीगर इलाकों भी खंडर में तब्दील कर दिया। हमास ने बयान में कहा कि काबिज़ इसराइल के इल्ज़ामात के तहरीक मुज़ाहमत शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है या उन्हें गज़ा छोड़ने से रोक रही है, खुली धोखाधड़ी है जो आलमी रायमा की तौहीन के बराबर है। हमास ने कहा कि झूठे दावे काबिज़ इसराइल की ज़िद को ज़ाहिर करते हैं कि वो खौफनाक ख़तरे आम जारी रखना चाहता है और मजबूरन जबरी तौर पर गज़ा की सरज़मीन से लोगों को बेदखल करने का सिलसिला
जारी रखे हुए हैं। आज सुबह से जालिम इसराइली फ़ौजी हमलों में कम से कम 12 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है और इस दौरान गज़ा के अस्पतालों का अब इंतहाई बुरा हाल बना हुआ है और बुनियादी सहूलतें भी अस्पतालों में मौजूद नहीं हैं। طبعا مع الإخلاءات المتكررة في قطاع غزة وخروج أغلب المستشفيات من الخدمة زي مستشفى المعمداني الآن بازدياد توافد المرضى والمصابين على استقبال الشفاء. طبعا زي ما انتم شايفين الأعداد مهولة والناس على الأسرة لا يوجد أسرة كافية للمرضى وبنضطر احنا نعالج المرضى على الأرض. طبعا غرف العمليات غير كافية، متواجد فقط 3 غرف عمليات. عندنا قوائم الانتظار طويلة، عندنا المصابين في مصابين في حالة حرجة نضطر للأسف لأسلوب المفاضلة ما بينهم، ما بين إنقاذ الحياة، ما بين الأطفال، ما بين كبار السن. مروع بيتنا جاني طلق بيجري والوضع في المستشفى صعب جدا، ولا في دكاترة ولا في سراير، يعني صار لي ساعة مرمي على الأرض ومش قادر تعبان والطلق بيجري، مش عارف تعبان كثير والله. يعني الحقونا يا عالم، دوروا علينا يا عمي. المستشفيات وضعها صعب في غزة. فالمستشفى الرنتيسي حاليا هي المستشفى الأطفال الرئيسي، بيستقطب أطفال مش بس من النصر، بيستقطب أطفال من الشمال ومن كل مكان، فصارت مستشفى رئيسية تمام. وكمية الحالات اللي بتيجي للمستشفى كمان كميتها يعني بيجينا أطفال بكمية كبيرة، سواء حالات عادية أو حالات معقدة. في حالات بتيجي هذه الحالات محتاجة نفضلها في المستشفى شهر وشهرين و3، محتاجة متابعة، محتاجة أدوية. أول إشي إحنا في كمية كبيرة من الأدوية، يعني مثلا عندنا مرضى الأعصاب محتاجين كمية كبيرة من الأدوية، يعني تقريبا 3/4 الأدوية اللي إحنا بنطلبها مش متوافرة عنا، فإحنا محتاجين هاي الأدوية إن هي تتوفر بالنسبة لنا. محتاجين الأكسجين مثلا يضل متوفر 24 ساعة، فبالتالي أنا بحكي عن مستشفى رئيسي. هذا المستشفى ما بينفعش يوقف، يعني هذه المستشفى لو وقفت، لو خرجت عن الخدمة، لو صار فيها أي مشكلة، في كمية أطفال كبيرة راح تتضرر ومش راح. أنا والد الطفل معتصم عرفة، عمره 1 سنة و8 شهور، بيعاني من فشل كلوي حاد بالكليتين. هو الآن في مستشفى الرنتيسي للأطفال في العناية المركزة. الوضع طبعا عامة في المستشفيات في ظل الظروف اللي احنا بنعيشها صعبة كتير. وضع الولد كل يوم بيزداد سوء وأنا خايف الصراحة أخسره. ईरान की रिहायशी इमारत में गैस के धमाके से 6 अफराद जाबाक हो गए। ईरानी मीडिया का कहना है कि गैस धमाका ईरानी शहर हवास की रिहायशी इमारत में हुआ, जिसकी वजह से 6 अफराद की जानें जा चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और ये मुकम्मल तबाह हो गई। ईरानी हुकाम की जानिब से इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसीलात अभी बताई नहीं गई हैं, लेकिन इस हवाले से तहक़ीक़ात का भी आगाज़ कर दिया गया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हैदराबाद अपने आप में एक ब्रांड है, हम इस शहर को गेटवे ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर देंगे तरक्की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का 17 सितंबर के मौके पर परचम कुशाई के बाद बाग़ आमा में खिताब। कविता की इंजमाम हैदराबाद के हवाले से मुनक़दा तकरीब में शिरकत, कहा बीजेपी 17 सितंबर का कर रही है इस्तेहसाल, कांग्रेस पर भी की तनकीदें। तेलंगाना में 4 IAS अहदेदारों के तबादले, सरफराज अहमद हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर। कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना के तलबा से बहुत वादे किए, लेकिन इसको पूरा करने से कासिर है। 13 लाख तलबा को परेशानी, तलबा की स्कॉलरशिप भी जारी नहीं की गई, राहुल गांधी मुदाखिलत करें, साबिक़ा वज़ीर KTR का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 75 साल के हो गए, ट्रंप समेत अहम शख्सियात ने दी मुबारकबाद। और गाज़ा के रिहायशी टावर्स के मुज़ाहमती मक़ासद के लिए इस्तेमाल किए जाने के इल्ज़ामात खुला झूठ हैं। हमास ने इसराइली फ़ौज के इल्ज़ामात से किया इनकार, ताज़ा इसराइली हमलों में 12 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।